ये कविता का मंच है। कविता में भावनाएं छिपी होती हैं, तो ये मंच साझा करने के लिए हम अतिथियों को बुलाएं। उससे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पद्मश्री आलोक मेहता जी को, आदरणीय श्री शशि शेखर जी को, आदरणीय डॉक्टर विजय दर्डा जी को, आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी को, डॉक्टर हरीश भल्ला जी को, श्री चंद्रभूषण जो प्रकाशक हैं, इस किताब बुलबुल की कहानी का प्रकाशन उन्होंने किया है, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। कहाँ से जाएंगे आप? इधर से चले जाइए। इधर तो आपने किया नहीं, तो आपने कोई नंबर दे सकते हैं। मैं आपसे ये हमारा सौभाग्य है कि आज आदरणीय अशोक वाजपेयी जी हमारे बीच हैं। मैं स्वागत करता हूं। आइए सर, साथ में तो लेकर सर। हाँ सर, है जगह। ये निकल जाएंगे। ठीक है, आइए सर, आइए। नमस्कार। आइए सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय अशोक वाजपेयी जी हमारे बीच हैं। इस कार्यक्रम के लिए कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं और कला प्रेमी भी हैं। हमारे बीच पद्मश्री आलोक मेहता जी हैं, आदरणीय शशि शेखर जी हैं, डॉक्टर विजय दर्डा जी हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, आइए हम लोग मिलके लगा। आइए अभी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय आलोक मेहता जी को, आदरणीय शशि शेखर जी को, श्री अशोक वाजपेयी जी को, डॉक्टर विजय दर्डा जी को, श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी को, डॉक्टर हरीश भल्ला जी को, श्रीमती उमा त्यागी जी को कि वो मंच पे आएं। आप उधर से चले जाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, कहीं भी के नाम पर आप उधर हो जाए। कोई बात नहीं, मैं अशोक जी के पास
हम लोग आइए हरीश जी आप इधर। उषा के हिसाब से तो आपको पीछे माफिया किनारे होता है। आप सही बात बताइए। ये आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मंच पे ये चल क्या रहा है, तो इसमें दो लोग मालवा के हैं, आदरणीय आलोक सर और डॉक्टर हरीश भल्ला जी। और मालवा वाले, मैं भी मालवा से ही बिलोंग करता हूँ, काफी वर्ष रहा हूँ वहाँ। तो मालवा अशोक जी सागर के तो कितना दूर है मालवा आना तो अच्छा बुंदेलखंड। तो ये इलाके के लोग जब जुटते हैं तो जरा सा उसको बिल्कुल गांव की भाषा में कहें तो चुहलबाजी थोड़ी सी होती ही है। तो आप भी आनंद लीजिए इस चुहलबाजी का। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया अतिथियों का जिन्होंने अभी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस प्रकाशन का श्रेय जाता है समय प्रकाशन को। मैं समय प्रकाशन के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रभूषण को आमंत्रित कर रहा हूं। चंद्रभूषण पत्रकारिता में रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, मेरे दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे देश में जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है उसके संचालक हैं। ये पूरे देश में हिंदी की किताबें, अंग्रेजी की किताबें, सभी भाषाओं की किताबों को पहुंचाने का बहुत पुण्य काम कर रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ उनको बुला रहा हूं। आइए चंद्रभूषण। नमस्कार। हमारे मित्र विकास मिश्र जी ने कुछ तारीफ में कुछ अधिक ही बात कह गए हैं। बहरहाल आप सभी का स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि समय प्रकाशन की ओर से और जो ये पुस्तक का विमोचन समारोह है, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय दड्डा जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। आप अच्छे कवि भी हैं और साथ में पेन चित्रकार भी हैं। तो हम इनसे उम्मीद करें कि अगली किताब जो है इनकी फिर हमारे गृह से, प्रकाशन गृह से आए। और पद्मश्री आलोक मेहता जी हमारे पत्रकारिता गुरु भी रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य मिला है कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार पत्रकारिता मिल रहा था तो उसमें प्रथम पुरस्कार इनको मिला था, सेकेंड मुझे मिला था। और एक हमारे गुरु थे दैनिक जागरण में, बच्चन जी आज नहीं हैं, तो उनको थर्ड पुरस्कार मिला था। तो उनके साथ मुझे भी पत्रकारिता बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। शशि शेखर जी हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत है। वाजपेयी जी, इनको तब से हम जान रहे हैं जब से साहित्य की कखा सीख रहे थे और यही वेन्यू हुआ करता था और आपको मैं सुनता था। तो एक समय हुआ करता था अशोक वाजपेयी जी की और नामवर जी, जब दोनों की जुबानी उस समय जब हम लोग सुनते थे तो लगता था कि साहित्य के बारे में जो भी ज्ञान बढ़ा इन लोगों के चलते ही बढ़ा। सुप्रिया सुनील जी, आपका भी स्वागत है। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर हरीश भल्ला जी अच्छे चिकित्सक हैं, चिंतक हैं, इनका भी स्वागत है। और इसके अलावा जो है सबसे स्वागत अधिक करना चाहिए जो बुलबुल की कहानी के लेखिका उमा त्यागी जी हैं, श्रीमती उमा त्यागी जी, उनका बहुत आभार है, स्वागत है समय प्रकाशन की ओर से। और साथ में उनके प्रेरक भी बैठे हुए हैं। आप सभी यहाँ जितने भी सुविज्ञ हैं सभी लोगों का स्वागत है। दरअसल आज से 30 साल पहले, कह सकते 29 साल, संभवतः 1995 की बात है, जब समय प्रकाशन की नींव डाली गई। उस समय मात्र 8 या 10 किताबें थीं। तो इस प्रकाशन का नाम भी, चूँकि मैं 3-4 लोगों का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि समय प्रकाशन नाम कैसे पड़ा। उन दिनों आलोक मेहता जी भी थे, नोवा टाइम्स में थे, मुलाकात होती थी। तो उसी दौरान सन टाइम्स के सोनी जी हुआ करते थे, तो उनके साथ बैठता था, शाम में बैठते थे हम लोग उस समय। और जो भी समय मिलता था
तो राजेंद्र अवस्थी जी थे, उसमें हिंदुस्तान कादम्बिक संपादक हुआ करते थे, और नंदन के संपादक थे स्वर्गीय जयप्रकाश भारती जी। आज तीनों नहीं हैं। उनके बहुत हम कि उन लोगों ने ही प्रकाशन के क्षेत्र में मुझे, मेरे जैसे पत्रकार को कहा कि भाई प्रकाशन में आओ, और पत्रकार जो प्रकाशन का जो कखगा है, एक प्रकाशन से सीखी हमने। तो भारती जी ने कहा कि भाई जंक्शन ऐसा करो, प्रकाशन खोलो। हमने कहा भाई पत्रकार आदमी रहे और पैसा कौड़ी तो है नहीं, कैसे प्रकाशन खोला जा सकता है। बहरहाल उनका चलो ठीक है, हम मनमथ नाथ जी की किताब तुमको मिलाते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन दस्तावेज जो 1932 में जब्त हो गई थी, तो वो किताब निजामुद्दीन में ले गए हमको, और किताबें तो आ गई। अब प्रकाशन गिरी का नाम क्या रखा जाए, तो चलते चलते जो है सतसोनी जी ने कहा, इन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, समय समय की बात है, समय प्रकाशन रखो। तो उस समय फिर जो है शुरू हुआ, और 8-10 किताबें आ गई। मोर उस समय आया जब किताबें तो आ गई, और उस समय आपके राजेंद्र यादव जी थे। उनका भाई ये बताओ कि नई लोगों की किताबें तुम जो छाप रहे हो, कैसे बेचोगे, कैसे बिकेगा। हम लोग सर नई को ही लेके चलेंगे। तो भारती जी ने कहा चलो मेले लगाओ। हमने कहा मेले का पत्रकार होकर के और सारा मेले कैसे संभव है, कैसे क्या हो, जो बहुत सारे पैसे लगेंगे, सब कुछ होगा। बोले देखो कि किताबें बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं। और ये बात 2000 की बात है, और पुस्तक मेले आज 500 पुस्तक मेले पूरे देश भर में 15 राज्यों में लगाया हमने, और किताबें खूब बिकती है। जो दिखता है सो बिकता है। तो नए लेखकों का जो है, ऐसा नहीं कि नए लेखक नहीं बिकते, खूब बिकते हैं। आज 3-3, 4-4 एडिशन जो है हुए हैं। ठीक है कि आज मोबाइल का और इंटरनेट का और अब तो AI का ज़माना भी आ रहा है, लेकिन लोग कहते हैं किताबें कौन पढ़ता है। हम कहते हैं माना कि अंधेरा घना है, लेकिन एक दीपक जलाना कब मना है। तो आप कविता लिखिए, खूब लिखिए, और खूब लिखना चाहिए, और छपिए। क्योंकि मुझे लगता है कि रामचरितमानस भी जब लिखी जा रही थी तो स्वतः सुखाए लिखी गई थी, लेकिन बहुजन हित कब हो गया। तो प्रकाश का काम प्रकाश में लाना है, बाकी पाठक तय करता है कि किताबें कौन चलती है कौन नहीं चलेंगी। तो बातें बहुत थी, लेकिन आप सभी का पुनः स्वागत है। और ख़ास तौर पर जो है विकास जी का खास तौर पर स्वागत करते हैं कि इन्होंने जो है इतनी अच्छी किताब दी मुझे, बुलबुल की कहानी। तो आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपने मुझे अपने लेखन के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए निमंत्रित किया। सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज इतने वंडरफुल और इतने अद्भुत लोगों के बीच में हूँ और उनकी प्रेजेंस का एक हिस्सा हूँ। फिर भी मैं मान लेती हूँ कि मैं स्वप्न में नहीं हूँ, ये हकीकत है, ये सत्य है। और इसी को सच मानते हुए सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का, जिनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है, श्री डॉक्टर विजय दादा जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, पद्म श्री आलोक मेहता जी, और श्री शशि शेखर जी, सुश्री सुप्रिया श्रीनेत जी, श्री चंद्रभूषण जी, डॉक्टर हरीश भल्ला जी, और इस कार्य के संचालक श्री विकास मिश्रा जी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वे यहाँ आए और मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं इस समय में। अब सब लोगों ने जो सामने उपस्थित अतिथिगण हैं, इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं मेरा उत्साहवर्धन के लिए, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। आज मुझसे मेरे लेखन और काव्य संग्रह के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। इस पर मैं क्या बोलूं? इस पर तो आप बोलेंगे, आप बताएंगे, आपको इसकी रचनाएं पढ़कर कैसा लगा, किस आनंद की अनुभूति हुई, ये तो आप ही बता सकते हैं। अपने लेखन के बारे में मेरा मानना है कि मेरा लेखन थोड़ा इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ की थ्योरी से प्रभावित है।
जो कहती है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, गागर जब जल से भर जाती है तो छलकने लगती है। इसी तरह से दिल के उद्गार उद्वेलित होकर देखने में आकर शब्दों के द्वारा कागज पर जब छलकनी शुरू हो जाए तो कविता बन जाती है। और इस तरह की कविता किसी ज्ञान, भाषा या व्याकरण से मुक्त होती है। ये तो सिर्फ काव्य की बहती धारा के समान होती है, जिसमें पाठक डुबकी लगाता है, आनंद को महसूस करता है। अपनी अनुभूति से प्रेरित शब्दों को कविता या गीत का रूप देने की कोशिश की है। मेरे लेखन द्वारा मेरा परिचय यही है, उस बूंद की भांति मेरा जीवन जो खो जाती है लहरों में, उस बूंद की भांति मेरा जीवन जो खो जाती है लहरों में, उसमें ही बनती और बिगड़ती कुछ हो जाती है लहरों में। इस काव्य संग्रह में लगभग 95 कविताएं हैं। 25-30 कविताएं उस समय की हैं जब मैंने लेखन शुरू किया था, और सबसे पहली रचना जो इस बुक में है, द्वार की तलाश, आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हुई थी। उस समय मेरी अनेक रचनाएं काव्य गोष्ठी के रूप में और काव्य पाठ के रूप में आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित होती रहती थी, और मैं कवि सम्मेलन में भी अपनी कविताएं पढ़ती थी। उस समय मेरी कल्पनाएं, मेरा आदर्श मेरी रचनाओं में झलकता था। एक कविता का खुमार सा आंखों में रहता था, और मुझे प्रकृति के कण कण में कविता ही दिखाई देती थी। शायद इसलिए भी कि मेरे घर का परिवेश बहुत आदर्श और बहुत सात्विक था। उस समय की कुछ कविताएं जब आप पढ़ेंगे, जैसे मधुर राग बजाए, निस्पंदित मनवीणा के तारों पर मधुर राग बजाए, चुपके से तुम आए, इस तरह की कविताएं हैं। उजाला बनकर रुक जाएगी, भीख मांगते देखा, नदी और किनारे, और मेरा परिचय, कुछ इस प्रकार की रचनाएं जो उस समय की हैं। और लगभग 20-25 कविताएं मेरी इस काव्य संग्रह में 1994 से लेकर 2000 के मध्य की हैं, शादी के बाद की। उस समय थोड़ा यथार्थ से परिचय हुआ, और शादी के पहले की अभी मैं बता चुकी हूँ जो मैंने लिखी थी। उस समय पता चला कि केवल कल्पना आदर्श से काम नहीं चलता, यथार्थ कुछ और होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। उस समय प्रेम और एहसास था, लेकिन उसको समय देने का समय ही नहीं था, उनके उस पल में जीने का समय ही नहीं था, जिम्मेदारियां बहुत थी। उस समय मैं टीचिंग के साथ साथ आकाशवाणी रामपुर में एक आंचल प्रोग्राम आता है, उसमें मैंने 5-6 साल तक कंपेयरिंग भी कर रही थी मैं, और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, टीचिंग भी कर रही थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उस बीच में श्रृंगार रस की कविताएं लिखी, कुछ जीवन दर्शन पर लिखी, जीवन के मापदंडों पर लिखी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिखी, थोड़ा बाधित भी रहा लेखन, और इतना नहीं लिख पाई जितना मुझे लगता था कि लिख सकती थी। उस समय की रचनाओं में जैसे करवा चौथ, मैं सुन रहा हूँ आवाज, भारत की नारी, जिंदगी आजादी खोजती, भारत माँ का दर्द, कुछ इस प्रकार की कविताएं हैं जो आप इस काव्य संग्रह में पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग 50 कविताएं मेरी 2019 से लेकर 2000 के बीच की हैं। 2019 से लेकर 2022 के बीच की कविताएं हैं। ये सब तरह की कविताएं हैं। क्या हुआ कि 2019 में एक तूफान आया और उसने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया, मेरे जीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया। पहाड़ की जगह मैदान बन गया, मैदान की जगह रेत हो गया,
पहाड़ में मैदान की जगह पहाड़, पहाड़ की जगह रेत हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया था। और उस समय क्या हुआ कि हमने स्थान परिवर्तन किया, हम उस जगह से ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुए। वहां आने के बाद हस्बैंड चले जाते थे जॉब पर, बेटी जॉब पर, बेटा पढ़ने चला जाता था, मैं अकेले घर में रहती थी। तो उस समय मैं टीवी देखती थी, टीवी पर, यूट्यूब पर कवि सम्मेलन या राइटर्स को, पोएट्स को देखती थी, पढ़ती थी, सुनती थी, या सो जाती थी, या थोड़ा लिख पढ़ लिया, या बस इसी तरह से मेरा जीवन चल रहा था। और मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक आग थी जो अंदर से सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार थी। एक दिन मैंने कवि मुंतशिर जी को सुना जो कह रहे थे कि अगर आपके दिल में दर्द है तो उसको अपनी ताकत बना लो। अगर आप लेखक हैं, कवि हैं, तो उसको अपनी कलम में ले आओ। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा कि यही करना चाहिए। और इस तरह से मेरी दर्द की रचनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो मेरे अंदर उबाल ले रहा था, नहीं निकल पा रहा था, मैं बेचैन थी। उस समय मैंने जैसा महसूस किया बिल्कुल उसको वैसे ही लिखा और सरल भाषा में लिखा, बिल्कुल अपनी निजी भाषा में, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल रियल। जैसे उसमें एक कविता है मेरी जो दर्द की है, अश्कों का समुंदर, जो इस प्रकार है। दिल कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है। दिल कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है। अश्कों का समुंदर बहने से किनारा कोई रोक रहा है। माथे की रेखाएं सिकुड़ रही हैं, माथे की रेखाएं सिकुड़ रही हैं, चेहरे की रंगत बदल रही है। दर्द छिपाने का कष्ट है इतना, दर्द छिपाने का कष्ट है इतना, कीले कोई ठोक रहा है। दिल को कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है। और या फिर इस प्रकार की कविता है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, मेरे संग जगा, मेरे संग सोया है। मेरी बड़ी बेटी को समर्पित मेरी एक लंबी कविता है, इसमें जो आप इसमें काव्य संग्रह में पढ़ेंगे, मैंने तुझको सहयोग दिया। उसमें उस कविता में एक स्त्री की जो माँ की भूमिका होती है, अपने बच्चे को पोषित करने का आनंद, उसकी मेहनत, वो जो एहसास करती है, अपने बच्चे को पालती है, उसका वर्णन है। लेकिन उससे बिछड़ने का दुख भी इसमें बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैंने महसूस किया वैसे ही मैंने उसको वर्णन किया। उसका ईश्वर से शिकायत की, कब तक रखूं शिवालय सोना, तेरे बिना ना कोई कोना। कब तक रखूं शिवालय सोना, तेरे बिना ना कोई कोना। उलझ उलझ कर तुझसे उलझूं, जैसे तब तक निखर सोना। कुछ इस तरह से मैं ईश्वर के पास लौटती हूँ और ईश्वर से शिकायत भी करती हूँ कि मैं बचूं तो तू बचेगा, मैं बचूं तो तू बचेगा। कुछ कविताओं में मैं कुछ इस तरह से भी उनसे शिकायत कर जाती हूँ, लड़ जाती हूँ, लेकिन तभी मैं उनके अस्तित्व को नहीं नकार पाती, ईश्वर के अस्तित्व को मैं नहीं नकार पाती, फिर उसी में लौट आती हूँ। इस प्रकार की कविताएं हैं। और कुछ दुख की कविताएं बिल्कुल जैसे मैंने वर्णन किया, जैसे संघर्ष की हैं, जैसे इस प्रकार की हैं, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। कुचला बार बार समय ने इसको, कुचला बार बार समय ने इसको, जीना है इसी पर अड़ा पड़ा है। खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। ये मनुष्य ही है जो हार कर, फेल होकर, गिर कर उठना जानता है, संघर्ष करना जानता है
और अपने जीने की इच्छा नहीं छोड़ पाते। कुछ मैंने प्रेरक कविताएं, मोटिवेशनल कविताएं लिखी जो अपने बच्चों से प्रेरित होकर के लिखी। जैसे एक बार मेरा बेटा परीक्षा के दिनों में पढ़ रहा था रात में और हम सब सो रहे थे, तब मैंने उसको देख करके, उसकी स्थिति को देख करके लिखा, सोया चांद उगते तारे मौन रात में जग रहा है। सोया चांद उगते तारे मौन रात में जग रहा है। बैठ हटीला कोई बालक नवीन स्वप्न को लख रहा है। बैठ हटीला कोई बालक नवीन स्वप्न को लख रहा है। इसी प्रकार की बहुत सारी कविताएं हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे, अंबर को कोई नाप रहा है, उड़ चल अकेला, मदारी की तरह नचाती रही, जिंदगी के कुछ पल, बहुत सारी कविताएं सभी तरह के जीवन के मापदंडों को रखते हुए, कुछ प्रेरक और कुछ दुख दर्द की कविताओं से मेरा तात्पर्य किसी को दर्द में देखना नहीं है, दर्द देना नहीं है, बल्कि उसमें बस आपसे रिलेट होना है, आपसे जोड़ना है, जुड़ना है। और जो मैंने महसूस किया वही मैंने अपनी सरल भाषा में लिखा। इसमें, इस काव्य संग्रह में आप हर रंग की कविता और हर खुशबू का फूल कविता के रूप में महसूस करेंगे, मैं ये आशा करती हूँ। और मैं जैसी हूँ मैंने ऐसा ही लिखा, मैं वैसी ही हूँ, जैसा मैंने लिखा मैं वैसी ही हूँ। मैंने कुछ इसमें कोई बनावट, कोई दिखावा मैं नहीं चाहती थी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सुनने, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस समय इस मंच पर बैठते हुए मुझे गर्व हो रहा है। अपने मम्मी पापा को मैं याद कर रही हूँ। मम्मी मेरी नहीं आ सकी और पापा मेरे नहीं हैं। अपने भाई बहनों को भी याद कर रही हूँ, जिनके सानिध्य में रहकर, जिनके साथ रह करके मैंने, जो मेरी प्रेरणा स्रोत रहे काव्य का। अपने परिवार का, अपने पति श्री मुकेश कुमार त्यागी और अपनी बेटी पूर्वी, बेटा प्रिंस, इन सब के बिना काव्य लेखन मेरे लिए संभव है। आज मैं इन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि और आप सब ने मेरे इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं अतिथि, आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इस समय भी मेरा लेखन चल रहा है और मुझे लगता है कि शानदार चल रहा है, और मैं चाहती भी हूँ कि और अच्छा लिखूँ और आने वाले समय में फिर इसी तरह से आपके सामने काव्य लेखन के बारे में, अपने काव्य लेखन के बारे में चर्चा करूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। धन्यवाद। विजय दौड़ा और हम लोगों का 60 वर्ष पुराना हो चुका है और उसके बाद आलोक मेहता मेरी जिंदगी में आए। तो ये विजय बाबू का बड़प्पन है कि मेरे जैसे चिकित्सक छोटे से इंसान को आज यहाँ पर मंच पे इतनी बड़ी हस्ती अशोक वाजपेयी के साथ बिठा दिया। अशोक वाजपेयी मध्य प्रदेश ही नहीं, इस देश के सितारे हैं। मध्य प्रदेश का नाम इन्होंने, मध्य प्रदेश का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किया है। ही आइडियलाइज तो आपको हम आइडियलाइज करते हैं सर, एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड विजय बाबू एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने, और दूसरा चंद्रभूषण जी आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। मैंने जैसे कहा कि मैं वैसे तो डॉक्टर हूं, पर कला और संस्कृति और भाषा से प्रेम, शायद शुरू में जो बात हो रही थी, मालवा की मिट्टी में पैदा होने के कारण रग रग में संस्कृति और संगीत शायद इंदौर के कारण, जावरा के कारण बसा है। और आलोक मेहता ने समय समय पर प्रोत्साहन देकर हर बार जिन जिन प्रकाशनों में आप रहे, जिन अखबारों में रहे, आपने मेरे को मौका दिया उनमें छापने का। आदि अशोक जी के बारे में तो क्या कहूँ। सुप्रिया जी, हम आपके तरफ से प्रशंसक है। जब आप टेलीविजन पहले आती थी, अब आप स्पोक्स पर्सन है, पर बड़ी सशक्त आवाज है आपकी, और आपके पुराने प्रशंसक हैं और आपके जुझारूपन को हम दाद देते हैं। और शशि शेखर जी देश के प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे मित्र
विजय बाबू की ओर से। उमा त्यागी शब्दों का सितारा है। उमा त्यागी शब्दों का सितारा है। उस इलाके की है जहां शब्द शिल्पियों की परंपरा है। जब भी कहीं बिजनौर का नाम लिया जाता है तो मेरे सामने ऐसा ही कालजयी शब्द सितारे की छवि आंखों में तैरने लगती है। वो सितारा है सदाबहार दुष्यंत कुमार। वे अपनी कविताओं और हिंदी गजलों से अमर हैं और बहन उमा त्यागी भी उसी बिजनौर की रहने वाली। दुष्यंत कुमार भी त्यागी थे और राजपुर नवादा गांव के थे। उमा जी दुष्यंत की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बुलबुल की कहानी के लिए उन्हें बधाई और साधुवाद। बिजनौर ने भारत को शब्दों के जरिए एक बेहतरीन प्रेम गाथा भी सौंपी। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को पता है कि दुष्यंत और शकुंतला की ऐतिहासिक प्रेम कहानी बिजनौर की धरती से निकली और उनके वंशज भरत के नाम से इस मुल्क का नाम भारत पड़ा। बिजनौर के तो उमा जी ने अपने इस संग्रह के माध्यम से हम सबको जोड़कर एक प्रेम की धारा भारी है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में मौजूद विजय दरड़ा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई भी हैं। उनकी कल्चरल और लिटरेरी रुचियों से मैं बहुत परिचित हूँ। उनके माध्यम से लोकमत समाचार ने एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी का परचम लहराया। इस मौके पर मैं विजय दरड़ा जी की हिंदी साहित्य और कविता के क्षेत्र में की जा रही सेवा के लिए आभार प्रकट करता हूँ हिंदी वासियों को। आप मराठी भाषी हैं और हिंदी भाषी। आज भारत में एक बार फिर से हिंदी के माध्यम से सारे प्रदेशों को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। अशोक जी बैठे हैं, आपने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाया, आज वो दिन आ गया है। इस पवित्र यज्ञ में अशोक वाजपेयी, शशि शेखर, उमा त्यागी, विजय दरड़ा और आलोक मेहता, चंद्रभूषण जैसे साथी अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं। आज के मशीनी दौर में और इमारतों के जंगल में कविता भी कहीं खो गई। हमारे दिलों के एहसास सूखी डालियों की तरह हैं और भावनाओं के समुद्र में अब ज्वार भाटे नहीं आते। यह साहित्य के नजरिए से एक संक्रमण काल है। जब समाज शब्द संस्कृति का आदर करता है तब संस्कार पैदा होता है, लेकिन इन दिनों शब्द संस्कृति का आदर तो दूर, उसे अपनाने में भी लोग शर्म अनुभव करते हैं। पढ़ने के संस्कार छूटते जा रहे हैं। ऐसे में हम कौन से सभ्य समाज की रचना करने जा रहे हैं? इतिहास गवाह है, जिस समुदाय ने शब्द को ब्रह्म नहीं माना वो पतन के गर्त में चला गया। मगध साम्राज्य में चाणक्य क्या था? कूटनीति का एक बौद्धिक शिल्पी था। जिस रामचरितमानस को आज हमारे दिलों में प्रतिष्ठा मिली है वो तुलसीदास का शब्द संसार ही तो है। जब महाभारत में अर्जुन टिटके और सगे संबंधियों का विनाश करने से बचने लगे तो कृष्ण ने अपने शब्द ज्ञान से ही उनकी मानसिकता बदली। उसी शब्द ज्ञान को आज हम गीता कहते हैं। आदरणीय उमा त्यागी जी, आप शब्द ज्ञान की गंगा को बहा रही हैं, उसके लिए साधुवाद। में अंत में 4 लाइनें अगर आप इजाजत देंगे तो दुष्यंत कुमार को पढ़ रहा हूं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशा भी नहीं। श्री विजय दादा जी, पद्मश्री श्री आलोक मेहता जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री शशि शेखर जी, श्री हरीश भल्ला जी, उमा त्यागी जी और विकास मिश्रा जी। कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा सा रोष होता है। किसी को बहुत अच्छा लिखा देखो तो कभी कभी लगता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी लेखन से होती है वो लोग कैसे करते होंगे जो लिख नहीं पाते हैं, या जो शब्दों को समझते नहीं है, या उतना उसकी सराहना नहीं करते हैं। मैंने बुलबुल की कहानी की किताब थी, कई दिनों में पढ़ी, ये मैं यहाँ स्वीकारूंगी, और ऐसा लगा जैसे जीवन के अलग अलग पड़ावों को पिरोया गया है। एक युवती की व्याकुलता भी दिखी। मुझे नहीं पता था कि आपने वाकई में ये शादी के बाद लिखी है। पत्नी का इंतजार भी दिखा।
फिर एक जिसको इंग्लिश में एम्प्टी नेस्ट कहते हैं, एक सूना घर, एक एकाकीपन भी लगा। जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर, उसमें से मृत्यु भी एक पहलू है, और उस पर जो पढ़ा, और आपने भी वो लाइन पढ़ी और वो लाइन मेरे भीतर भी थी, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। और मुझे लगता है कि ये जीवन का मतलब बहुत सारी ऐसे विचार थे जो कहीं बिल्कुल छू गए। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी कवियत्री अगर पढ़ने वाले के मन के विचारों को लिख दे तो वही सफलता होती है, और आपने वो बहुत बखूबी तरीके से किया है उमा जी, क्योंकि शायद आपने जीवन के जो असली रंग है या जीवन के जो असली पहलू हैं उन पर बड़ी सहजता से लिखा है। ये भी लगा कि इस माहौल में यहाँ पे कहा गया कि बिल्कुल ये सच मैं मानती हूँ कि शब्दों को सराहना भी शायद और शब्दों को सम्मान देना ये एक ये सामर्थ्य लोगों के बस की बात है। लेकिन ये अच्छा लगा पढ़ के कि आपने मोहब्बत की बात करी, आपने प्रेम की बात करी, आपने दूसरे के दर्द को संवेदना से व्यक्त करने की बात करी, आपने समाज पर भी सवाल उठाए। एक आपकी कविता में पढ़ रही थी और उसमें एक अकेली लड़की के जाने पर आपने सवाल उठाया, और मुझे लगता है आधी आबादी का यहाँ बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, और आज ये बहुत जरूरी मुद्दा है। आपने देश समाज की परिस्थितियों पर सवाल कुछ उठाए, कुछ व्यक्त किए अपने उद्गार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगा पढ़ते हुए कि एक आजाद परिंदे की ख्वाहिश पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि जीवन की बहुत सारी अनुभूतियां और जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी कभी कवियत्री अपने आप को जकड़ा हुआ, कभी कभी पिंजड़े में भी महसूस कर रही है। मुझे लगता है हर महिला इस दौर से गुजरती है जब आपके अंदर बहुत कुछ कौतूहल चल रहा होता है और फिर भी दुनिया, समाज, परिवार के लिए आप चुप रहकर अपने कर्तव्य निभाते जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगा, कहीं पर बहुत सारे उजालों की उम्मीदें लगी और कहीं पर एकदम से लगा कि बहुत अंधेरा है आपके सामने कहीं, और ये हम सबके मन के विचार होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हर वक्त पूरी जिंदगी एक समान किसी की रहे, ऐसा होता नहीं है। और आपके जो कुछ कुछ पहलू जो इंतजार के और मृत्यु के थे, पता नहीं यहाँ पे कहना चाहिए सार्वजनिक मंच से नहीं, उसने बहुत छुआ, क्योंकि मैंने बहुत कम अवधि में अपने पूरे परिवार को खोया था। तो वो जो आपने लिखा, खोने की बात जो आपने लिखी, जो आपने इंतजार की बात लिखी, वो कहीं पर बहुत अंतर मन तक छू गई, और उसको काफी अंडरलाइन कर करके, जो करना नहीं चाहिए किताबों को, लेकिन मैंने वो किया और उसमें लगा कर पढ़ा। मेरा अपना मानना है कि प्रेम से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है, और हम सब अंततोगत्वा प्रेम की ही फिराक में, प्रेम की ही खोज में, प्रेम की ही अनुभूति के लिए विचर रहे हैं। ये मेरा मानना है, और वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो साहित्य से हो सकता है, वो शब्दों से हो सकता है, वो लोगों से हो सकता है। आपने प्रकृति के जिन पहलुओं को छुआ वो भी बहुत छू जाने वाले थे। बहुत बार अनुभूति हुई कि प्रकृति को सराहना शायद हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। ये काम भी हमने आउटसोर्स कर दिया है कि ये सिर्फ क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है उन्हीं को करना चाहिए। आपने प्रकृति के बहुत सारे पहलुओं को छुआ, और मेरा अपना मानना है कि जीवन के तमाम पड़ावों को बटोरते हुए, पिरोते हुए एक बेजोड़ मेल है ये किताब। मैं आश्चर्यचकित थी कि आपकी पहली किताब है, क्योंकि बड़ी परिपक्वता थी राइटिंग में, तो मुझे लगता था कि आपकी पहले भी किताबें आ चुकी हैं। पूरी आश्वस्त हूँ कि अब बहुत सारी किताबें आएंगी। पर हम लोग जिस भी फील्ड में रहें, और चाहे राजनीति में रहें या पत्रकारिता में रहें, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशनसीब होते हैं जो अपने शब्दों के माध्यम से अपने हृदय की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको उजागर नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कितना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कितना जकड़ा हुआ फील करते होंगे, कितने पिंजरे में अपने आप को महसूस करते होंगे। लेकिन शब्दों की जादूगरी यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति समझता है। इस मंच पर तो शब्दों के जादूगर बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जितना बोलूँ उतना ही कम रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति है, और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप जरूर और पुस्तकें छापेंगी, आप जरूर अपने कविता के माध्यम से हम सबके हृदय के उद्गार को लेखन में उतार देगी। बहुत मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत आभार। मेरी एक मुश्किल है
मुश्किल ये है कि ये पुस्तक मुझे कल शाम को मिली, और दूसरी मुश्किल है मिलने के थोड़े दिन बाद, थोड़ी देर बाद मेरे हमजुल्फ तनवीर अहमद वो अस्पताल में भर्ती हो गए, तो मैं भाग के वहां चला गया और फिर सुबह से वहीं लगा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इस पुस्तक को पढ़ नहीं पाया। ऐसे विद्वान होते हैं जो बिना पढ़े भी ऐसे विद्वानों की हिंदी में कमी नहीं है। तो मैं इससे क्षमा चाहता हूँ कि मैं पुस्तक पर कुछ नहीं कहूंगा। मैंने रास्ते में थोड़ा बहुत जो देखा उससे 2 पंक्तियां से शुरू करूंगा। यहाँ चुप रहिए, बहरों का नगर है। बहुत दिनों से हम बहुत सुनते हुए भी बहरे रहे, और अब लगता है कि वो दौर शायद खत्म हो रहा है कि हम अब अपनी बात कह भी सकते हैं और दूसरों की सुन भी सकते हैं। ये पुस्तक क्योंकि एक स्त्री की पुस्तक है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। इस समय हिंदी में सबसे अधिक दृश्य, सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सशक्त, सबसे अधिक सार्थक साहित्य स्त्रियां ही लिख रही हैं। और ये हिंदी के इतिहास में अभूतपूर्व। पहले आप याद करिए कि कौन से नाम याद आते, एक मीरा, एक महादेवी, एक सुभद्रा कुमारी चौहान। इस समय न सिर्फ ये कि वो बहुत बड़ी संख्या में लिख रही हैं, बड़ी निर्भीकता से लिख रही हैं, बड़े आत्मविश्वास से लिख रही हैं, नवाचार कर रही हैं, नए नए अनुभव, नए नए बिंब कविता में ला रही हैं। तो बहुत अर्थों में ये हिंदी साहित्य का एक विलंबित, हिंदी साहित्य के लोकतंत्र का एक विलंबित विस्तार है। लेकिन मैं दूसरी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो जो निजाम है उसके दिए हुए कोई भी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते, और हर चीज को चढ़ा के या घटा के बताता है ये निजाम। फिर भी उसका जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, उसने 2 साल पहले जो आंकड़े जारी किए, उनके हिसाब से स्त्रियों और बच्चों के प्रति हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि की जघन्य अपराध सबसे अधिक हिंदी अंचल में होते हैं। हिंदी अंचल में इन अपराधों का प्रतिशत 68 है, यानी लगभग 70 है। 30% अपराध स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध सारे देश में होते हैं, लेकिन 70% अपराध। तो स्त्रियों का इस तरह का उदय साहित्य में अभिव्यक्ति के क्षेत्र में एक और लोकतंत्र का विस्तार है, पर दूसरी ओर ये हिंसा और हत्या, इस तरह की मानसिकता का बढ़ना उस लोकतंत्र का संकोच है। तो ये विडंबना है साहित्य में, इतिहास में बहुत विडंबनाएं होती रहती हैं, एक वो विडंबना है। अब इस समय कविता लिखने का धर्म क्या है? आज लोग तरह तरह के धर्मों की बात करते, और मैं आपसे कहूं कि मैं नास्तिक हूं, धर्म में कोई भरोसा नहीं, और मुझे जो एकमात्र एक तरह का नीच आध्यात्मिक सुख मिलता है वो तब मिलता है जब कोई बाबा या कोई स्वामी या कोई योगी बलात्कार और हिंसा और हत्या के अपराध में जीत जाता है। इसके अलावा मुझे कोई आध्यात्मिक, मैं मान लेता हूं कि एक नीच सुख है, पर कविता का धर्म क्या है? पहला धर्म तो ये है कि जब झूठ का इतना भयानक घटाटोप है,
और यहाँ मीडिया के लोग सारे बैठे हो, इस झूठ और नफरत को फैलाने में मीडिया की बहुत ही निंदनीय भूमिका है। और ये भाषा के साथ अन्याय और अत्याचार, हमारी भाषा को गाली गलौज, झगड़े और नफरत की और झूठ की और झांसों की भाषा में बदल दिया जा रहा है। एक लेखक के रूप में, एक हिंदी लेखक के रूप में मैं इससे बहुत क्षुब्ध होता हूँ। ये मेरी भाषा के साथ क्या हो रहा है? इसमें सच बोलने की हिम्मत कम होती जाती है। इसलिए कविता का पहला काम झूठ के इस माहौल में सच बोलना, अड़े रहना। आपको याद होगा, सच पर अड़े रहने वाले लोग हर समाज और आज के भारतीय समाज में तो निश्चय अकेले और निहत्थे होते हैं, पर दुनिया को अकेले और निहत्थे तो नहीं बनना है। दूसरी बात, तरह तरह की जाने, अब तो ससुरा बैंक में जाने में डरना, क्योंकि वो कह सकता है कि आप तो केवाईसी में आप जिंदा वहां हैं, लेकिन आपने चूंकि केवाईसी में दस्तखत नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको जिंदा ना माने। तरह तरह के दस्तखत बनवाए जाते, ये करिए वो करिए। किसी भी चीज को आसानी से आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये चल बोला, क्या कहते हैं उसको, चल बोला इतना मतलब मोबाइल, तो चल बोला मोबाइल चल बोल, तो अगर आपको ये नहीं आता या ऑनलाइन कुछ करना नहीं आता, तो जैसे आप एक बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये जो स्थिति है वो तरह तरह से आपको डराती है। तो कविता का काम ऐसे डरावने माहौल में निडर रहना, ये दूसरा धर्म है। तीसरा धर्म है, हम एक विस्मृति का अभियान चल रहा है। मुगलों को भूल जाओ, गांधी जी ने क्या किया था भूल जाओ, नेहरू जी ने क्या किया था भूल जाओ, फलाने ने क्या किया था ये भूल जाओ, सब भूल जाओ और हम जो बता रहे हैं वो याद करो। तो ये जो याद को नष्ट करने की मुहिम है, इसके बरक्स कविता का काम याद रखना, याद को बचाना और याद दिलाना है। एक हमारे जमाने में राजनीति सर्वग्रासी हो गई। वो बताएगी कि हम क्या खाएं क्या न खाएं, क्या पिए क्या न पिए, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, क्या पहने क्या न पहने। नहीं, हर चीज में आप, और अब तो धर्म भी राजनीति के अनुचर हो गए। जब हिंदू धर्म के हिसाब से अन्याय होते हैं, अत्याचार होता है, किसी निरपराध की हत्या होती है, तो कोई हिंदू धर्म नेता नहीं बोलता। धर्म नेता बोलते हैं राजनेता के समर्थन में। तो धर्मों को भी इतना पालतू बना दिया गया है राजनीति ने। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन राजनीति के अहाते के बाहर भी चलता रहता है। ये कविताएं ही उसका कुछ प्रमाण है। हम प्रेम करते हैं, झगड़ते हैं, फूल देखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, स्पर्धा करते हैं, पिछड़ते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। इस सब का राजनीति से कोई संबंध नहीं। तो ये जो जीवन बचा हुआ है, अपनी विपुलता में, अपनी विविधता में, अपनी बहुलता में, अपनी रंगारंग चकाचौंध में, आभा में, दीप्ति में, उसको कविता में बचाए रखना। पांचवा काम धर्म, परंपरा, संस्कृति,
इतिहास, इनकी हर रोज दुर्व्याख्याएं हो रही। एक हमारा बड़ा राजनेता है जो शिखर से बोलता है, झूठ के अलावा अज्ञान बोलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं क्योंकि वो कवि का है। ये नेता मगहर गया, कबीर वहां दफन है और उनकी समाधि भी वहां है। वो अद्भुत जगह है, एक तरफ कब्र है, दूसरी तरफ समाधि है, और सामने एक कबीर कॉटन मिल भी है, वो ऐसा लिखा हुआ है। तो वहां इस अज्ञानी झूठे झांसे देने वाले नेता ने कहा कि कबीर यहां बैठकर गोरखनाथ और गुरु नानक से आध्यात्मिक चर्चा करते थे। इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती? बहुत ही बढ़िया है। गोरखनाथ की परंपरा में तो कबीर हैं ही, और उनका सबसे पहला तो नहीं लेकिन सबसे प्रामाणिक संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में है, तो इसलिए गुरु नानक से भी उनका संबंध जोड़ना है। सिवाय इसके कि गोरखनाथ कबीर से 200 बरस पहले हुए और गुरु नानक 100 बरस बाद हुए, तो ये रूपक नहीं है, आप तथ्य की तरह कह रहे हैं। और कहने वाले को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम कितना झूठ बोल सकते हैं। अज्ञान की जितना महिमा मंडन पिछले 10-15 वर्षों में हुआ है, वो तो ज्ञानी होना लगभग एक मूर्ख होना हो गया है। जिसके पास ज्ञान है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कविता भी ज्ञान का एक प्रकार है, कविता भी जानने की एक विधा है, और इसलिए उसको अपना ये धर्म निभाना चाहिए कि वो ज्ञान को बचाए रखे इस दुर्व्याख्या के समय में। अब 2-3 बातें और। हमसे कहा जाता रहा है कि कोई विकल्प नहीं है, जो दुनिया दी गई है वो वही सच्चाई है, जो नेता दिया गया है वही है, जो कुछ है वही, इसका विकल्प संभव ही नहीं है। कविता कभी ये मान नहीं सकती है कि मनुष्य निर्विकल्प है। कविता इस बात पर इसरार करती है कि मनुष्य के सामने हमेशा विकल्प होंगे, और विकल्प होने का मतलब है कि हम सपना देखेंगे, हम कल्पना करेंगे। इस समय बहुत ही तुच्छ सपने हम देखने लगे, मतलब 1-2 कमरे का मकान है तो 3 का हो जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी हो जाए, पड़ोसी को बीमार हो जाए, जो हमारा बॉस है जो हमको मदद नहीं करता है उसके पैर में चोट आ जाए वगैरह। ये तुच्छ सपने, सपना वही बड़ा होता है। और मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। सपना और प्रार्थना दोनों तभी कायदे के होते हैं जब वो दूसरों के लिए होते हैं। हमारे मित्र थे सैयद रजा, जो विजय दादा साहब को भी बहुत जानते थे, उनकी अंत्येष्टि उन्होंने चाहा था कि वो अपने पिता की कब्र के बगल में मंडला में दफन हो, और यहाँ मृत्यु हुई उनकी, तो हम लोग बड़े दिक्कत में थे। उस समय विजय दादा साहब ने बड़ी मदद की। नागपुर हम गए, क्योंकि वो इतने लंबे थे कि उनका ताबूत बहुत लंबा था, तो वो छोटे हवाई जहाज़ों में आ नहीं रहा था। क्या क्या कष्ट, मरना भी इस देश में बहुत ही कष्टकारी है। तब अस्पताल में तो मरे आप, तो 2-3 बार मरना पड़ेगा, आपको शव ही नहीं मिलेगा। बहरहाल उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमको सपना देखना, विकल्प खोजना और कल्पना करना, ये काम कविता सिखाती है, और इसको करना, इससे कविता को कभी विरत नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं आजकल, हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं ही क्यों, कई लोग हैं,
मैं गांधी जी की कुछ अवधारणाएं आपको चलते चलते देना चाहता हूं। सत्याग्रह, कुछ भी हो जाए सच पर अडिग रहे। अकेले पड़ जाओ कोई बात नहीं, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता कोई बात नहीं। महाभारत के व्यास ने अंत में महाभारत की कहा है कि मैं भुजा उठा के कह रहा हूं और कोई मेरी सुनता नहीं। तो जब महाभारत कार की नहीं सुनी गई तो अशोक वाजपेयी जैसे तुम छल्ले की सुनी जाएगी। तो ये गम के मुझे कोई सुनता नहीं है, इससे मुक्त रहिए। नहीं सुनता तो न सुने, लेकिन हम सच पर अडिग रहे। दूसरा, असहयोग, उन शक्तियों से सहयोग मत करिए, चाहे वो कितनी ही लुभावनी क्यों न लगती हो, जो झूठ, नफरत, झांसे, भेदभाव, अन्याय, हिंसा, हत्या, बलात्कार फैलाती है। उन्होंने जितना भी चकाचौंध फैला रखी हो, उनके साथ हमें असहयोग करना चाहिए। तीसरी बात, सविनय अवज्ञा, ऐसे हर कानून का विरोध करना चाहिए, सविनय करना चाहिए जो हमें लगे कि हमारी आजादी में कटौती करना है। कौन सा नियम कहां एक दिन कोई हल्के से बदल जाएगा जिससे हमारी आजादी में कटौती हो रही होगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। और आखिरी बात, स्वराज, कविता का स्वराज होता है। ये ना तो राजनीति का उपनिवेश है, न धर्म का उपनिवेश है, न विचारधारा का उपनिवेश है, किसी चीज का उपनिवेश नहीं है। उन सबसे उसका संवाद है, लेकिन अंततः उसका अपना स्वराज। उस स्वराज में ही रहिए, कवि भी उसमें रहें, पाठक भी उसमें रहें। देखिए, कवियों को कोई सत्यवत पता नहीं होता, हम तो अपना सच कहते हैं और वो भी अक्सर अधूरा सच होता है। कवि लोग वही होते हैं जिनको ये पता होता है कि हम सच कहने की हिम्मत या हिमाकत कर तो रहें, लेकिन खुदा जाने ये सच है कि नहीं है। अपने सच पर संदेह करने वाले और फिर भी सच को कहने वाले लोग ही कवि होते हैं। और दूसरा ये कि कवि का सच फिर भी अधूरा होता है, वो पूरा ही तब होगा जब सुनने वाला, पढ़ने वाला रसिक थोड़ा सा अपना सच उसमें मिलाएगा। और मित्रों, हम में से ज्यादातर लोग अपने सच का सामना करने की भी ताब नहीं रखते। कविता आपको ये याद दिलाती है कि सच तो है, आपके पास भी है, कोई मेरे पास, मुझे कोई ठेकेदारी थोड़ी मिली, सिवाय इसके हमने उसको थोड़ा आपके लिए कह दिया। धन्यवाद। आदरणीय उमा त्यागी जी जो लेखिका है, सबसे पहले तो उन्हीं को नमन करना चाहिए, जो उनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं। और प्रकाशक, क्योंकि आज के समय में चंद्रभूषण इसलिए नहीं आती है कि उन्होंने रिश्ता बना लिया कि पहले हम साथ काम किए हैं, लेकिन वर्षों से मेरी किताब तो अभी तक छापी नहीं, वो अलग बात है। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रकाशक आज के समय में कविता पर पुस्तक छाप सके, मैं जानता हूँ, क्योंकि पत्रकार का काम दोनों तरफ देखना है ना। मैं उस तरह से अशोक जी की तरह लेखक आलोचक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, निगाह जरूर रहती है कि क्या लिखा जा रहा है और कैसे छप रहा है। तो बहुत बधाई। और अशोक जी का तो हम लोग कायल हैं बहुत पुराने, वहाँ भी आप कह देंगे कि ये प्रांतवाद है जो इनका मालवा माफिया, जैसे भी भल्ला जी के लिए कहता ही हूँ। तो अशोक जी को माफिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे बड़े डॉन कह सकते हैं, क्योंकि वो साहित्य में उनका भी एक अपना प्रशासन का भी रहा, साहित्य में भी रहा, मित्रों के मित्र भी रहे, मित्रों के दुश्मन भी रहे। ये कम होता है जो उन्होंने कहा सच बोलना। इसीलिए अब मेरे लिए आज उन्होंने एक समय दे दिया है, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा तो मुझे बोलना ही होगा कि यही एक खासियत होती है। जैसे मैं उनका प्रशंसक हूँ, उनकी आलोचना भी करता हूँ बहुत पहले भी। जब 76 में सबसे पहले उत्सव 76 किया, बनोश्याम जोशी जी जिसका भी कार्यक्रम इसी में हुआ था, तो मुझे उन्होंने भेज दिया जाओ, और इनके किस्से बहुत बताते थे, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा फिलहाल किसी गोष्ठी में। तो बहुत सारा उन्होंने, और भी श्रीकांत वर्मा ने बहुत सारा इनके बारे में बताया था, लेकिन अभी भी मेरे पास रखी प्रति रिकॉर्ड थी। और उसके कुछ साल बाद कुछ ऐसी घटना हुई भारत भवन में कि मैंने आलोचना लिखी, वो भी मेरे पास रखी।
उसके बाद भी मैं आज भी इनकी सबसे अधिक इज्जत करता हूँ। एक लेखक, कटु सत्य बोलने वाले, जैसे मनोज श्याम जोशी, जैसे मैं कल विकास जी को श्रेय दे दूँ साथ साथ कि मैंने कहा कि भाई, जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि कोई अपनी बुराई करने को तैयार नहीं होता है, मैंने 15 मिनट अपनी खूब बुराई की और कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कवि तो हूँ नहीं, मैं आलोचक नहीं हूँ। और जैसा अशोक जी ने कहा, कई लोग पहले ऐसे संपादक भी रहे, आलोचक भी रहे, साहित्यकार भी रहे जो बिना पढ़े, अशोक जी तो दूसरे कारण से नहीं, क्योंकि उनको पुस्तक देर से मिली, वो मैं उनको लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छा दूसरे ढंग से काव्य का पूरी समीक्षा की। लेकिन ये सही है कि भाई संपादक खाली है इसलिए बुला लें आप कि मैं पुस्तक विमोचन कर दें, तो मैं नहीं हूँ, इसके योग्य नहीं हूँ। आप अशोक जी जरूर रहेंगे तो सबसे अच्छा वही बोलेंगे, और वही हुआ। विजय जी से पूछिए, विजय जी को मैंने आग्रह किया बहुत कि अशोक जी ही बोले, अध्यक्ष मैं कहाँ से इस लायक हूँ। तो अपनी अयोग्यता बताना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं कई बार अपने मित्रों को भी बताता हूँ मेरी कमजोरियाँ। तो चलिए, जो भी है कुछ तो कहता ही हूँ। और विजय दर्डा जी को गांधीवादी हैं, उनका नमक खाया है, उनके घर बड़े एक बार नागपुर कार्यक्रम में बुलाया, घर में रख लिया ताकि ऐसा ना हो कहे कि होटल में खाना खाया। तो कई दिनों का नहीं, आपको आना ही है। मैंने कहा कुछ कई बार वो चैनल के फंस जाते हैं, काम हो जाता है, कुछ रहता है, नहीं सब काम एक तरफ, आपको आना है। तो उनका वैसे भी स्नेह है, उससे पहले से भी है, करीब 35-40 वर्ष पहले। घर तो बाद में मैं गया उनके रहने के लिए, लेकिन बहुत पुराना रिश्ता है। लोकमत समाचार निकलने की जो योजना बनी, उसमें भी थोड़ा सा बूंद भर यदि योगदान होगा। तो हमने चर्चा इसी ताज होटल में की थी कि हिंदी में निकालिए, क्यों निकालिए वो अभी नहीं बताऊंगा। और सुप्रिया जी यहाँ पर है, प्रवक्ता हैं, पत्रकार रही हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ कड़वी बातें हों, कुछ मीठी बातें हों। कविता में बहुत कुछ कहा जाता है, और यहाँ वैसे डॉक्टर चतुर्वेदी बैठे हैं, जेके जैन जो इंदिरा जी के समय के, जब दुनिया में कोई नहीं जाता था तब वो जाते थे, तब मैं ज़्यादा देखता था, इसीलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। डॉक्टर चतुर्वेदी यहाँ हैं जो 80 वर्ष के होने वाले हैं, डॉक्टर भल्ला के गुरु, उनको भी नमन है। कविता के वो प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है डॉक्टर। और इसमें कई जिक्र है न्यूरो सर्जन किनके लिए आपने लिखा है, समीक्षा। हाँ, इसमें जो उन्होंने सबसे पहले जो भूमिका है वो न्यूरो सर्जन से है। तो सही बात यह है कि हम सबको न्यूरो वाले की बहुत ज़रूरत होती है। नस मेरी भी बड़ी जल्दी दबा दी जाती है, मेरी नस जो है दर्द भी करती रहती है, इसलिए आप सबसे क्षमा, मैं नाम सबके तो नहीं ले सका, लेकिन मैंने अब छोटी छोटी बातें इसलिए सबके बारे में कहा कि थोड़ा लाइट रहे। आप लोग इतनी देर बैठे हुए हैं, एक बड़ी चतुरता का काम किया। जैसा मैंने कहा ना, विजय जी और विकास जी दोनों बड़े चतुर हैं। उन्होंने कहा कि जलपान बाद में होगा इसलिए अब आप जाइएगा नहीं, वरना प्रकाशक लोग क्या करते हैं, पिछले कार्यक्रम में आए थे मनोज श्याम जोशी जी के, लोगों ने पहले खाया पिया और किसके आधे चले जाते हैं। अब इसलिए मैंने सोचा, और अशोक जी का नाम भी इसलिए मेरी इच्छा थी कि वो बोले। उन्होंने कुछ दिन भी मुझे कहा था कि मैं 1.25 घंटे बोलूँगा। मुझे लगा आज हफ्ते को बोलने का नंबर नहीं आएगा, अच्छा है बचेंगे हम लेकिन बहरहाल कुछ लाइट बातें सुन करके, ये कविता इसलिए बधाई देने की बात है, थोड़ा सा इसलिए कि आपको गंभीर बातों से जितना अशोक जी ने बताया है, कुछ आशा की बातें भी करना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि कैसी परिस्थिति हो, मैं तो उस गांव से आया हूँ, पता नहीं अशोक जी उस समय वहाँ भी नहीं गए, वो तो सागर के हैं। इस गांव में न सड़क होती थी, न बिजली होती थी, साइकिल जरूर होती थी, पिता शिक्षक थे। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि उसके बाद भी आशा से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। टॉयलेट भी नहीं था, न स्कूल में टॉयलेट था, न घर में टॉयलेट था। और उसमें उमा जी ने, पहली बात मैं उनका जिक्र करूँगा क्योंकि ये गांधीवादी परिवार के विजय दर्डा जी ने बुलाया है। जवाहरलाल जी दर्डा जी, जिनके अखबार लोकमत या स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ पत्रकार के नाते, इसीलिए उन पर भी एक पुस्तक का भी हुआ। और विजय जी भी एक स्वतंत्र पत्रकार, विकास जी गवाह देंगे, या और भी कई संपादक रहे हैं और अलग अलग विचारों के रहे हैं। अशोक जी जानते हैं, अच्युतानंद मिश्रा जी आरएसएस के थे, लेकिन उसके बाद भी उससे भी कुछ बात हुई थी दर्डा जी की, जब उनको रखा गया वो रहे और लोकमत समाचार को आगे बढ़ाया। तो ये आवश्यक नहीं कि आप किस विचार के हो, कांग्रेस विचार के भी हो। हरीश गुप्ता हमारे साथी, ये भी यहाँ गए, वो दिल्ली में है, और
जयशंकर आए, कई संपादक पहले आए, आज भी विकास जी हैं, तो इसलिए इनके सामने भी सही बातें यदि कहें तो गांधी का जो जिक्र है, इसलिए मैं उनकी पंक्तियां दो बताना चाहता हूँ। बापू तुम्हारे राष्ट्र में यह पीढ़ी सत्य अहिंसा स्वीकारती, इसकी शक्ति को पहचान कर दृढ़ हाथों से इसको थामती। बापू तुम्हारी याद में तिरंगा लिए डोलते, जो भी सिखा कर गए वही जुबान बोलते। बापू सबके साथ ये राष्ट्र भी बढ़ रहा, कण कण में तुम्हें बसा नित नया गढ़ रहा। एक आशावादी, मतलब जो मेरा कह रहे हैं कवि दुख दर्द इस पे प्रकृति है, इस पुस्तक में इसमें दर्द है, जीवन का दर्द है, समाज का दर्द है, वेदना है, लेकिन साथ में आशा है, जो हर साहित्यकार का मेरे जिन से संपर्क में रहा उसमें अज्ञेय जी रहे जो बुजुर्ग थे, अशोक जी, उनसे भी कई बार सहमत भी रहे, लेकिन बाद में बहुत वर्षों बाद उनकी याद में जब वो नहीं रहे तब भी उनके लिए हमेशा उनको एक सम्मान देते हैं। ये भी साहित्य और पत्रकारिता या समाज का धर्म होना चाहिए, आप असहमत रहते हुए भी उनकी योग्यता पर काबिल रहें। तो आशावादी में एक और दो लाइन बताना होगी। बापू तुम्हारे करोड़ों बच्चे कमाल कर रहे हैं, बापू तुम्हारे बच्चे कमाल कर रहे हैं, हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का नारा देकर गली गली धमाल कर रहे हैं। तो सही बात है कि स्वच्छता का अभियान तो बापू के समय से शुरू हुआ। हम आज कोई श्रेय ले लें, आप ले लें, हम ले लें, जो सड़क पर आपको तो पहले चित्र नहीं देखा था आपने दिल्ली में जो सब ज़्यादातर रहते हैं कि कचरा पहले इकट्ठा किया गया, बुलाए कि आदमी को भाई लाओ कचरा लाओ, उसके बाद एक झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाया गया, वो भी है। लेकिन इसके अलावा पिछली बार हम गए थे अशोक जी मध्य प्रदेश, यहाँ मानसी जी बैठी है, कुछ वहाँ डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। दिन में दोपहर मई जून में जब हमें हालत ख़राब थी, कहीं इनका शिवराज का गाँव उस तरफ है, उस रास्ते में ही कहीं मेरा ख्याल है विदिशा की तरफ है उनका जो गांव है, तो वहाँ दिन में 3 बजे ऐसे झाड़ू हिम्मत उसके साथ। दिल्ली में आप ये कि साउथ दिल्ली में भी चले जाए तो सफाई की गंदगी वहीं कूड़ा डाला हुआ होगा। सोसाइटी में रोज हम जहाँ रहते हैं वहाँ कहा जाता है कि कूड़ा मत फेंकेंगे। तो अशिक्षित लोग से लेकर गाँव तक आज भी, इसलिए नहीं कि मैं इंदौर का हूँ और भल्ला जी इंदौर के हैं, लेकिन इंदौर स्वच्छ शहर हो गया, सूरत शहर हो गया, दिल्ली महानगर होते हुए वैसे गंदगी न्यूयॉर्क में कम नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत अच्छा है। इसलिए साहित्य में एक आशा जगाना, लोगों को कहीं न कहीं मन में उनको जो तकलीफ़ें हैं जिंदगी की बात, एक कहीं इसकी जिक्र भी है। उदास हैं क्यों अगर तुम्हें कुछ मिला नहीं, कर्म करो सिर्फ कर्म किसी से गिला नहीं, अच्छे कर्म करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा, न कुछ मिटा है तुम्हारा न कुछ मिटेगा। ये धर्म है मेरा ये तो तेरा तुम्हें न करना चाहिए, हर धर्म में हो आस्था, हर धर्म पर मिटना चाहिए। इस समय के लिए जो अभी अशोक जी ने कहा, चूँकि अशोक जी नहीं देखा, लेकिन मुझे इन सब कविताओं से सचमुच में लगा कि, और मैंने कल जैसे कहा था कि मैं तो दर्शक दीर्घा में भी आकर के अच्छा लगे, कुछ ऐसी बातें जो हमारे मन में है। सब धर्म एक, एक ही सबका पिता है, ये हर धर्म के अंदर हर प्राणी में जीता है। एक्चुअली मैं आपसे सहमत हूँ, मैं पूजा पाठ की बात नहीं करता, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि धर्म तो मानव धर्म है, केवल मानव धर्म को अपनाओ तो सही, जिंदगी है तुम्हारी तुम इसे अपनाओ तो सही। ताली आप बजा रहे, उमा जी के लिए श्रेय है, क्योंकि मैंने जब मैं यदि जाऊँ तो मैं हमेशा ही मानता हूँ, या कोई भी मैं लिखा पढ़ा छपा 50-52 वर्ष हो गए, लेकिन मैं यही करता हूँ कोशिश, या तो न कहें न बोले न लिखें, या जब कहें तो कुछ बातें ऐसी हों जो अपने को भी समझे, और यदि हम उसे बांटें तो लोगों को भी दिल को कहीं न कहीं किसी एक जगह दिया जलता है दूर। हम जो गलतफहमी नहीं है, और मैं फिर कहूँगा दिल्ली भारत नहीं है। 71 से दिल्ली आया हूँ, पत्रकारिता तब से कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली भारत नहीं आज भी। राजेंद्र माथुर भी दिल्ली आए थे, सुनने का नवभारत टाइम्स राष्ट्रीय दैनिक कहाँ है, राष्ट्रीय दैनिक कहाँ है? दिल्ली में निकलता है, बम्बई में निकलता है, राष्ट्रीय कहाँ से हुआ? वही मेरे गुरु भी रहे,
आगे भी तब चाहते थे कि पटना में भी अखबार हो, अपना और भी एक दो अखबार थे तब भी, शशि शेखर जी है हिंदुस्तान, वहाँ पहले प्रदीप होता था। तो सपने देखे गए कि देश राष्ट्रीय हम तभी होंगे जब पूरे देश में हो, चाहे हिंदी का ही अखबार हो, हैदराबाद में भी आदमी हो, केरल में भी हो। तो ये जो हमारे धर्म भाषा ये बांटती रही साहित्य में भी अशोक जी ने, ठीक है, क्योंकि जैसे संपादक होता है ऐसा उनके जब अधिकार में आया, पुस्तकों को उन्होंने बढ़ाया। पुस्तकों आज भी लोग यही कहते हैं, अशोक जी के समय में पुस्तक की खरीदी होती थी, कुछ अच्छे रूप में कहते, कुछ बुरे रूप में कहते हैं। अरे साहब वो चंद्रभूषण जी बड़े खास है ना, उस प्रकाशक की खरीदी गई होगी। नहीं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी लोग कहेंगे ना कि हमारे खास आदमी के खरीद लिया। अब इस पर अभिन्नता हमेशा हो सकती है। आप आलोक मेहता ये क्यों छाप रहे हैं, वो क्यों नहीं छाप रहे हैं, तो भाई जो संपादक है, जो बैठा है प्रशासक, उनके ही बस में जो कुछ होगा वो अपना जो कर सकते हैं उन्होंने किया। और उमा जी ने जिस तरह से साहित्य में इन सब बंधुओं को, जीवन को जो छुआ है, और मैं इसीलिए ये कहूँगा कि साहित्य में लिखा जा रहा है, लिखा जाता रहेगा। समय आता है, समय चला जाता है, कहीं न कहीं स्थितियाँ भी बदलती हैं, तो निराश होने के लिए नहीं है, यही साहित्य का एक संदेश होता है। क्योंकि एक ज़्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत सारी बातें हुई, मैंने जो लिखा हुआ है इनका एक, जिंदगी सभी रंगों में खेलती, सभी रंगों को झेलती, सभी रंगों को बिखेरती, सभी रंगों को सहेजती, जिंदगी बहुत से रंगों में। इसलिए ये मानिए कि जीवन में, समाज में, देश में, आज पोलैंड है प्रधानमंत्री, पोलैंड का इतिहास यदि आप देखें कितना संघर्ष किया। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, मैंने हमारे पूर्वज भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने वैसी बम की विभीषिका हमारे यहाँ नहीं झेली गई। पूरे यूरोप में, अमेरिका तो उससे बचा रहता है, लेकिन पूरे आप दुनिया के इन देशों में उस मुकाबले में हमें तो आज़ादी, बलिदान तो बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे साहित्य के लोगों ने, समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने जो कुछ किया। और इसीलिए आज भी चाहे मीडिया बदल गया हो, आप ठीक कहते, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहती कि जो करना चाहता है वो कर रहा है। लोकमत समाचार, इसलिए फिर से शायद क्षमा करेंगे, हमारे कई मित्र यहाँ हैं जो कहते हैं कि कहीं नहीं आवाज़। लोकमत समाचार में यदि तथ्यात्मक विजय दर्रा जी पर है या जवाहरलाल जी पर है तब भी छपती थी, आज भी छपती। वहीं पर यदि मेरा लेख छप रहा है तो मेरे जिनसे बिल्कुल असहमत हूँ उनका लेख भी छपता है। तो दिल्ली के अखबार, दिल्ली का टीवी देख ले। मैं जब यही काम करता हूँ, मैं अपने जहाँ मैंने काम किया है आज भी कहीं कर रहा हूँ, वो गलती हो सकती है, लेकिन सही बात यह है कि आशुतोष चतुर्वेदी हैं, प्रभात खबर निकालते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा अखबार निकल रहा है। मलयालम मनोरमा है, द वीक है, उसे छोड़िए गुजरात जो बहुत बदनाम है, आप लोग जाकर के पिछले 6 महीने की फाइल कहीं देखिए, वहाँ के 2 अखबार बहुत पुराने हैं, मैं तो 75 में भी रहा हूँ साल भर वहाँ, संदेश और गुजरात समाचार। उसमें जितना उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री पे छपा है शायद देश के किसी देश में नहीं छपा हुआ। हेडलाइन 8 कॉलम में। करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो क्या करेगा। बिहार में गया था, वहां तो सब जाके देखा हो, पता नहीं बड़ा खतरा है वहां। तो सब 3-4 मुख्यमंत्री आए 3 ही वर्ष में, प्रेस पर हमला हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया से प्रेस पर आग लगा दी लालू के लोगों ने। तब भी मैंने कहा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहीं एक पशुओं के मेले में जाके एक छुरी टाइप का कुछ ले आया था कि गाड़ी में रहे, बच्चों को ये ना डर लगे कि कोई मार देगा। मैं कहता देखो हमारे पास तो वो है, कुछ ऐसा रूल टाइप आता है ना। तो यदि आप बिहार में उस जमाने में 88-91 जैसे कह सकते हैं, तो आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप कहीं लोकमत में तो दर्रा जी है, वहाँ तो बिरला जी है, वहाँ टाटा जी है, वहाँ ये जी है, वो जी है। आप नहीं करना चाहते, दूसरे सब करें। खाऊ जी भी, वो सबसे अधिक है। पेड न्यूज़ पर तो मेरी किताब में मैंने 2-2, 3-3 चैप्टर लिखे। पूरे जो प्रेस काउंसिल ने उस रिपोर्ट को गायब कर दिया, मैंने हटा दिया है। एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट को हटा दिया। कैसे कैसे ब्लैकमेल हल्ला बबुल के समय में भी कर रहे थे। उसके बाद में पेड न्यूज़ में क्या हुआ, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, इसलिए इंग्लिश में निकाली मैंने, और विदेशियों से उसकी समीक्षा पहले उसमें उसका लिया। मलयालम मनोरमा के संपादक, प्रधान संपादक से उसकी भूमिका लिखवाई कि ये ना कहें कि अशोक जी या भल्ला जी आपके मित्र हैं तो आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए उमा जी ने हमें लायक न होते हुए भी बुलाया, प्रकाशक ने, और विजय दर्रा जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पर बैठे
विजय डरडा जी, आलोक जी, अशोक जी, डॉक्टर साहब, और अंग्रेजी में अगर बोलूं तो लास्ट बट नॉट लीस्ट उमा जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डरडा साहब आपका और विकास जी का। मैं खुद भूल गया कि मैं कुछ पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक निश्चित लय में काम करता हूँ और बहुत कम घर से बाहर निकलता हूँ, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। यहाँ बैठे बहुत कम लोगों ने मुझे देखा होगा। मुझे बार बार लगता है, जब छोटा बच्चा था तो मेरे घर के बगल में इलाहाबाद में 2 महान जज रहते थे। एक का नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, नाम सुना है आप लोगों ने? इंदिरा गांधी का फैसला उन्होंने दिया था। और उनसे पहले रहते थे चतुर्भुज दास पारीख। होता क्या था उस समय, अफसरों को, जजों को, इन लोगों के अलॉटमेंट के मकान होते थे, क्योंकि छोटे शहरों में उनके लिए बड़े बंगले वगैरह नहीं बने थे। तो मेरे पिता तो कोई बहुत बड़े अफसर नहीं थे, लेकिन उनके बगल में उनको एक घर मिला हुआ था। और मैं उन लोगों के यहाँ बहुत कम लोगों को आते जाते देखता था। तो पूछता था पिता से, तब मैं छोटा बच्चा था, कि इन लोगों के यहाँ कोई आता जाता क्यों नहीं है? तो वो कहते थे कि जजेस को और पत्रकार को बहुत ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो करेंगे कैसे अपना काम। हालांकि उसके बाद भी जजेस और पत्रकार सवालों के घेरे में कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मोस्ट वेलकम। उमा जी की कविताओं की चर्चा बाद में करूंगा। आज अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज अपने बचपन में लौटने का मौका मिल रहा है। मेरे पिता कवि थे और आदरणीय अशोक जी जानते हैं कि सरकारी अगर छोटा मोटा पद भी होता है पास में, तो बड़े अफसर थे। तो एक छोटा सा घर होता है, गाड़ी होती है, कुछ संसाधन होते हैं। उस जमाने में अर्ली 60s में, अर्ली 70s में जो कवि लोग जाया करते थे कहीं भी सम्मेलनों में, तो किसी न किसी कवि के यहाँ ठहरते थे। तो मेरे यहाँ आए दिन कवियों की आमद रफ्त होती थी। मेरे पिता बहुत खुश होते थे, लेकिन मेरी माँ को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि ऐसे लोगों का आतिथ्य करना पड़ता था जिनको कतई नहीं चाहती थी। और मेरी भूमिका उस समय कभी कभी हेड बेरे की होती थी कि भाई खाना ले जाओ, ये करो, वो करो। हमारे पूरे खानदान में किसी ने कभी शराब नहीं पी, मैं अपवाद हूँ। उस समय तक नहीं पी थी। और वो उसमें से कुछ लोग शराब भी पीते थे, इससे ज़्यादा अधम और खराब लोग हो ही नहीं सकते थे कि ये शराब पीते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि एक दिन तशरीफ लाए। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे और बहुत बड़ा नाम है। शाम को उन्होंने पिता से कहा कि भाई चौबे जी कुछ इंतजाम है? अब घर में बेचारे क्या इंतजाम करते, उन्होंने तो हाथ जोड़ दिए, भाई साहब मेरे घर में तो संभव नहीं है। तो धीमे से उन्होंने पूछा, सिरका है तुम्हारे घर में? नहीं जी साहब है। तो सिरके की आधी बोतल वो पी गए। और उन कवियों का एक बड़ा गुण देखता था मैं, कि वो जब कवि गोष्ठियां होती थी, कल सम्मेलन होते थे, बड़ी जबरदस्त दाद देते थे और घर आके उसका जस्ट अपोजिट बोलते थे। तो मेरी समझ में कविता की राजनीति आने लगी। उसके बाद दुर्घटनावश मेरी माँ को चुनाव लड़ना पड़ गया कांग्रेस की टिकट से, क्योंकि मेरे बाबा राजनेता थे। तो मुझे फिर राजनीति में कविता कैसी होती है वो भी समझ में आने लगी। अब उसे समझते समझते 40 साल बीत गए हैं और उन 40 सालों में मैंने वक्त को काफी बदलते हुए देखा। आज के वक्त की बात होती है, लेकिन मैं एक कविता का उल्लेख करना चाहूंगा, श्रीकांत वर्मा की। वो अपने राजनीतिक कैरियर के चरमोत्कर्ष पर थे। उनका आखिरी संग्रह, वैसे सर शहर भी संभावना, आपने तो ऐसा किशोर था जब वो आया था संग्रह, और अभी भी जब कभी उदास होता हो तो मुझे लगता है संभावना कहीं ना कहीं होगी। श्रीकांत वर्मा जी की कुछ लाइनें आपको सुना देता हूं, अगर आप इजाजत दें। उससे पहले का चुनाव उनकी पार्टी ने जबरदस्त बहुमत के साथ, इनफैक्ट अभूतपूर्व बहुमत के साथ 413 सीटें,
और उस सारे चुनाव की प्रचार के जनक वही थे। सारी चीजें, सारा मीडिया उन्होंने ही देखा था। आलोक जी, आप तो तब भी सक्रिय थे। और उसके 1 साल बाद वो चले गए, 2 साल बाद। उसके अगले वर्ष उन्होंने अपनी डायरी में जो दर्ज किया अपने जन्मदिन पर, उसे कभी पढ़िएगा। लेकिन मैं यहाँ उनकी कविता की सिर्फ 2 लाइनें सुनाता हूँ। कौशल अधिक दिन टिक नहीं सकता, कौशल में विचारों की कमी है। साहब 1985 में भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा आदमी रो रहा था, तो आज काहे को रो रहा है? कुछ सवालों के हल राही मासूम रजा ने लिखा था, कभी नहीं हुए हल, रख के कांधे पे हल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। तो वक्त कल भी ऐसा ही था, वक्त आज भी ऐसा है। और अगर वक्त वैसा ना होता और ऐसा ना होता तो कविता नहीं होती। कविता है क्योंकि वक्त को हमेशा कवि ने एक अलग तरीके से देखा। दुष्यंत को गए हुए बरसों हो गए, उन्होंने ही तो कहा था ना, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो वक्त ऐसा था। उमा जी, अपने पिता की 2 लाइनों से आपका इस्तेकबाल करता हूँ। मेरे लिए लिखी थी जब मैं पैदा हुआ था। दीप तुम मशाल बन जलो, गीत राग गा रहा हूं मैं। तो आप भी इस कविता संग्रह के बाद और भी रचें। आपकी 2-3 लाइनें, 2-3 लिखा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन बहुत कुछ बोला जा चुका और मैं इनका चंद्रभूषण जी का नुकसान नहीं करना चाहता। सारे वक्ता सारी कविता पढ़ गए, मालूम पड़ा किताब ही नहीं लिखी। तो जंगलों की इस बस्ती में कोई अपना घर ढूंढे, जंगलों की इस बस्ती में कोई अपना घर ढूंढे, कोई अपना कहने वाला अपनों का घर भूखे। वाह वाह। हम सब ने अगर कभी हिसाब लगाएंगे तो मालूम नहीं पड़ता कि रातें जगकर काटी हैं या सोकर काटी हैं। तो इनकी 2 लाइनें, तकिया मेरे संग चुप रोया है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, मेरे संग जगा मेरे संग सोया है। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि आप आने वाले दिनों में एक सशक्त हस्ताक्षर होगी और आपकी कविता में मैं वो परिवर्तन, वो बदलाव देखता हूं जो मैंने बहुत से कवियों को बच्चे के तौर पर पढ़ते हुए देखा था। नेरुदा की जो पहली कविता थी बड़ी मांसल थी और वो प्रेम पर थी। उन्होंने अपने पिता को उसमें से एक जो कविताएं लिखी थी सुना दी और मेरे पिता होते तो पीट ही देते, शायद चिल्हे में पीटते पाटते नहीं होंगे, लेकिन वो काफी दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि पढ़ने पर ध्यान लगाओ। लेकिन नेरुदा ने बाद में जो लिखा, स्पेन के गृह युद्ध के दौरान उनकी जो भूमिका थी और आज तक जो उनकी भूमिका है, उसने उनकी वो यात्रा कवि की दिखाई पड़ती है। इलाहाबाद में रहता था, महादेवी जी के घर जाने का मौका मिलता था, सुमित्रानंदन पंत जी के यहाँ जाने का मौका मिलता था और राम कुमार वर्मा जी के यहाँ जाने का मौका मिलता था। तब जगदीश गुप्त जी को लोग थोड़ा जूनियर मानते थे इन लोगों से। पर इलाहाबाद का हाल ये था कि अगर किसी भी गली में पूछे कि भाई यहाँ कोई कवि रहता है क्या, तो 8-10 सिर एक साथ झाड़ते थे 12 घरों या 13 घरों में से कि आप किस कवि के बारे में पूछ रहे हैं। और उसी शहर में पंत जी जो प्रकृति के सुकुमार कवि थे, उनमें एक तब्दीली आई आधुनिक कविता को शुरू करते हुए। और उसी के साथ साथ ताज पर जो उन्होंने लिखा वो आज भी मेरे मन में जैसे गूंजता है ताज को जब भी देखता हूं। तो बार बार एक कवि के लिए मुझे अगर अज्ञेय के शब्दों में कहूं तो बस इतना ही लगता है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, उसी के लिए स्वरतार चुनता हूं। तो आप सन्नाटे बुनती रहिए, आप एक लंबी यात्रा तय कीजिए। आपने एक माँ की, एक पत्नी की, एक बेटी की भूमिका, एक शिक्षिका की, एक कवि की भूमिका, लेकिन मुझे लगता है महिला अपने आप में एक महाकाव्य होती है। हर महिला एक चलता फिरता महाकाव्य होती है। इतने सारे शेड्स किसी भी इंसान में कम से कम दूसरी प्रजातियों में नहीं, प्रजाति में नहीं होते। अगर प्रजातियों भी बोलूं तो गलत नहीं होगा,
व्याकरण की दृष्टि से। और वो आपकी कविता में झलकता है, लेकिन आपको भी एक लंबा रास्ता तय करना है, और वो लंबा रास्ता आपका सुखद हो, शुभ हो, सफल हो, और हम सब के लिए एक संगीतमय यात्रा देखने का हमें अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शाम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बड़ी खूबसूरत होती जा रही है। मेरे अत्यंत प्रिय वरिष्ठ मित्र और पत्रकार लेखक पद्मश्री आलोक मेहता जी, पत्रकारिता की पवित्रता का अलग जगह रखते वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी, जिनके भाषण ने सोए को जगाने का काम किया, जो जागे थे उनको हिलाने का काम किया, जो हिल रहे थे उनको स्थिर करने का काम किया, वे अशोक वाजपेयी जी। अशोक जी का और मेरा काफी संबंध रहा। अभी जो कला अकेडमी के चेयरमैन थे, भारत भवन भोपाल का, वे स्वयं आईएएस है, मगर उनको आईएएस बोलने में मजा नहीं आता। आपने रजा साहब का साथ दिया, हम लोगों ने मिलकर रजा साहब को यहाँ पर स्थिर करने का प्रयत्न किया। अशोक जी की सेवाएं किताबों को लेकर, कविताओं को लेकर बहुत बड़ी है। जो हमारे साथ अभी थी सुप्रिया श्रीनिधि जी, उन्हें जाना पड़ा क्योंकि उनका समय हो गया था बोलने का। मेरे मित्र, सामाजिक चिंतक, विचारक, अजीज दोस्त डॉक्टर हरीश भल्ला, पता ही नहीं चला कि कब हम लोगों ने 60 साल की यात्रा सफल पूरी की। डॉक्टर साहब ने 80 के दशक में दूरदर्शन के ऊपर नारकोटिक्स के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन किया, और दूरदर्शन पे वे लगातार काम करते रहे। पीछे से ये और हमारी भाभी कुसुम जो आज नहीं है, वो भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर। इन्होंने हमेशा से इतनी सेवाएं की मरीजों की कि कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि पैसा भी लिया जाता है घर चलाने के लिए। तो हमारे जैसे सब दोस्त लोग रहते थे, तो हमारे फकीर डॉक्टर के साथ में रहते थे। उमा जी, शाम आपकी है, आपकी कविताओं के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बुलबुल भी आपकी है, बुलबुल की कहानी भी आपकी है, विमोचन भी आपका है, समारंभ भी आपका है। हम केवल यहाँ पर चंद्रमोहन की वजह से यहाँ पर उपस्थित है। चंद्रभूषण जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जिन्होंने चंद्रभूषण जी बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति है। और हिम्मत वाले मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों में कोई कविता की किताबें नहीं छापता, और छापता नहीं इसलिए कोई लिखता नहीं, क्योंकि आज हिंदी साहित्य और साहित्य में भी कविताएं, इनको लिखना पढ़ना तो बहुत चाहते लोग,
और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी गड़बड़ी तकलीफ है। इस सभागृह में एक ऐसे शख्सियत भी उपस्थित है जिनका नाम है ज्ञानेश्वर मुड़े। ज्ञानेश्वर मुड़े वो व्यक्तिमत्व है, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी शारदा शंकर जी भी आई है, और सीनियर IRS ऑफिसर रही है, बहुत सशक्त लेखिका भी है। मगर मैंने ज्ञानेश्वर जी का जिक्र पहले इसलिए किया साधना जी के, कि ये वो व्यक्ति है कि जिन्होंने कॉमन आदमी के हाथ में पासपोर्ट थमा दिया है। ये वो व्यक्ति है। जिले जिले में पासपोर्ट की व्यवस्था इनकी वजह से हुई है। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सीनियर लीडर JK जैन साहब भी उपस्थित है, जिनका जिक्र किया था कि जो गांधी जी, जो इंदिरा जी के साथ साथी रहे उस जमाने के। अविनाश पांडे जी भी आए थे, वो भी अभी गए। वो कांग्रेस के महामंत्री है, हमारे राज्यसभा के हमारे साथी थे वो। और इसी सभागृह में भूषण जैन साहब भी हैं, एक सशक्त पत्रकार और एक अखबार को दिशा देने का काम कर रहे। वो एक समय था कि वो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को भी संचालित करते थे। यहाँ पर INS के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा साहब भी थे। यहाँ पर हमारे कुछ कलीग्स भी यहाँ उपस्थित है। और इस सब शख्सियत के बीच में एक व्यक्तिमत्व और एक ऐसा है जो खास यहाँ पर आए हैं, वे है किरीट भंसाली। किरीट भंसाली जी जो कि GGEPC के चेयरमैन है, जेम्स और ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर करीब 1 लाख से अधिक जितने भी ज्वेलरी की शॉप्स उसके अंडर में आती है। और अपना काम करते करते वे मुंबई BJP के ट्रेजरर भी है। हमने दोस्ती उनके साथ इसलिए की वो ट्रेजरर है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी है, एम्स के डीन साहब भी, डॉक्टर KK वर्मा साहब। मैं हमेशा अमूमन 1-2 रोज में कोई ना कोई कार्यक्रम में शिरकत होता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये कार्यक्रम बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक काव्य संग्रह का विमोचन का कार्यक्रम है। और मैं सबसे ज्यादा जीवन में साहित्य को महत्व देता हूँ, और साहित्य में भी कविता मेरे में बसती है। मैं उमा त्यागी जी की कविता की किताब पढ़ रहा था। कोई इतना अच्छा भी लिख सकता है, जो गुमनाम है, जो जानते नहीं कोई। उनकी एक कविता मैं पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते वहां पर रुक गया मैं। तुम घर ख्वाब में आओ, मैं जगना भूल जाऊं। तुम घर ख्वाब में आओ, मैं जगना भूल जाऊं। तुम यूं ही मुस्कुराओ, मैं रोना भूल जाऊं। काफी गहरी बात है। तो क्या कहती हो कि मिलोगे तब कभी हम अपनी सुनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है।
मिलोगे जब कभी हम अपनी सुनाएंगे, पर क्या बीती है हम तुम्हें बताएंगे। मुझे याद है कि आप तो बहुत सशक्त कलम की धनी हो, मगर मुझे याद है कि हम जब कविता लिखते थे कोई सुनने वाला ही नहीं होता था। फिर इकट्ठा करते थे पैसे और उनको चाय पे कविता सुनाते थे। और अशोक जी, मुझे वो वाकया याद है कि जिस वक्त धर्मयुग में मेरी पहली बार कविता छपी थी और मैं धर्मवीर भारती जी से मिलने गया था और मुझसे पूछा कि ये आपने लिखी है, तो बड़ी दार्शनिक है। तो राम मनोहर त्रिपाठी जी ने कहा उनसे कि बेवक्त दार्शनिक हो जाते हैं। अब तो समय ऐसा आ गया अशोक जी कि प्रतिदिन मैं दार्शनिक हो जाता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि शुरुआती दौर में मुझे कविताएं आकर्षित करती थी। बचपन में माँ रामचरितमानस के दोहे सुनाती थी, भगवान महावीर के वंदना सुनाती थी, शंकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु जी की बातें बताती थी। और आते आते मैं कॉलेज पहुंच गया। वहां पर गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर जी, निराला जी इलाहाबाद की बातें, इलाहाबाद के पद पर उड़ती थी पत्थर, हरिवंश राय जी बच्चन, अनेक कवियों की रचनाएं पढ़ने और उन्हीं के बीच में कविता पढ़ते पढ़ते अपने भीतर का भी कभी मैं खुद को महसूस करने लगा। एक वक्त ऐसा आया बैरिस्टर विजय फड़के साहब, एक वक्त ऐसा आया कि मैं कुछ करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, कुछ लिखना चाहता था, पर लिखते मुझे डर लगता था। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, ये लिखूंगा तो क्या मेरे टीचर मुझसे नाराज हो जाएंगे। और इसी दौर में मेरी मुलाकात हो गई नीरज जी से, और नीरज जी को मैं यवतमाल लेके आ गया। तीन चार दिन इकट्ठा साथ में रहे और उन्होंने मेरा डर जो था एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया मुझे और कहा कि देखिए, देखती रहो प्राण दर्पण, तुम डरते क्यों हो, जो मन में लिखो। और वही जो डर था वो धीरे 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 निकलता चला गया। और एक बात लिखी तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने जो लिखा है उन्होंने एक पॉलिटिकल निर्णय लिया था और उस पॉलिटिकल निर्णय में मैंने लिखा था।
उन्होंने कहा ये मेरा भी पढ़ लो आप, तो मुझे क्या खरीदोगे, मैं मुफ्त हूं। मेरे भीतर एक उथल पुथल से मची हुई थी। एक तरफ राजकीय जीवन था, एक तरफ सामाजिक जीवन था, एक तरफ पत्रकारिता का जीवन था, और एक तरफ मेरे जज्बात थे, शब्दों के साथ की मेरी दीवानगी थी, मेरे अंदर का एक प्रेम था। और जैसा कि विकास जी ने कहा, कोविड आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी हुई तो पहले मैंने हाथ से लिखी हुई कविता की किताब मेरी पत्नी को समर्पित किया, और उसमें लिखा था, मन की प्रिय तुम अति सुंदर हो, इसका अर्थ यह तो नहीं कि आधी रात गए तक सताओ। प्रिय तुम अति सुंदर हो, इसका अर्थ यह तो नहीं कि आधी रात गए तक सताओ, और सुबह होने पर अपनी आंखों का काजल मेरी आंखों में रचा कर उन रात्रि का आभास निर्माण करो। जीवन के कई बदलाव थे, तो मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग करूं, और 5-5, 6-6 फीट कैनवास से पेंटिंग करते चले गया। लकी था कि ये हमारे जहांगीर आर्ट गैलरी में हमें वहां पर समय मिल गया, करीब 2-2.5 करोड़ की पेंटिंग बेची, और वो सारा जो पैसा था वो नक्सल के अंदर जो हमारे जवान मारे गए, शहीद हुए, उनके बच्चों की उच्च पढ़ाई के लिए मैंने उसको दे दिया। ये मेरी जो पेंटिंग्स थी, जो मैंने रंग बिखेरे थे, वो केवल और केवल कविता की वजह से शाश्वत हो सके, संपूर्ण हो सके। उस पेंटिंग में मेरे दिल की आवाज थी, और इसलिए जो अच्छे कलेक्टर्स उन्होंने उसको लिखे गए, और फिर मुझे लगा कि मैं फिर जिंदा हो गया हूं। रोज की जीवन की धापाधापी में मैं अपने आप को खो चुका था, तो मेरे लिए मुझे मैं कवि इसलिए भी ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कवि अच्छे मन के होते हैं, शुद्ध मन के होते हैं, उनमें प्रेम बसता है, उनमें श्रृंगार होता है, और उसमें किसी की भी प्रति द्वेष नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैंने ये देखा कि जब इवन राजकीय जीवन में भी जब मैं अटल जी को देखता था, और नेता और अटल जी में मुझे फर्क इसीलिए नजर आता था कि वो मन के कवि थे। कवि की एक हद होती है, वो कितना भी अगर नीचे जाएगा तो इतना नीचे नहीं जा सकता, उसको कविता रोक लेती है, थाम लेती है, बांध लेती है, उसको अपने आंसुओं के गिरफ्त में जकड़ लेती है। और बस वही हुआ। मैं यहां पर आ रहा था, आते आते रास्ते में कुछ पंक्तियां मैं कार में लिख रहा था, अभी आते आते वो आपके सामने रखना चाहूंगा मैं, कि मेरी कविताओं को दलदल में डुबो कर आए हो जो, मेरी कविता को दलदल में डुबो कर आए वो जो, मैं निकल गया था, मैं निकल गया था, तो मुझे दफनाने दलदल में ढकेल दिया उन्हीं लोगों ने। मेरी कविता को दलदल में डुबोकर आए वो
जो मैं निकल गया था तो मुझे दफनाने दलदल में ढकेल दिया उन्हीं लोगों ने। भीड़ ने मुझे मरने नहीं दिया, भीड़ ने मुझे मरने नहीं दिया। मैंने मेरी कविताओं को रौंदते देखा, मैंने उन्हें दम तोड़ते देखा इन्हीं आंखों से, जिन आंखों के लिए मेरी कविताओं को दफनाया गया, जिन आंखों के लिए मेरी कविताओं को दफनाया गया, मेरी आंखें जिंदा है आज भी, मेरी आंखें जिंदा है आज भी। मेरी कविता जिंदा थी कल भी, वो कहानी खत्म नहीं कर सके, मेरी कविताओं को दफना नहीं सके। और अंत में जब कभी उनके ख्यालों की बरसात होती है, जब कभी उनके ख्यालों की बरसात होती है, पता नहीं चलता कब दिन और कब रात होती है। उमा जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, अभिनंदन। और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी किताबें चंद्रभूषण जी खूब छापते रहे, आपकी कविताओं को हर अखबारों में स्थान मिलता रहे। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।